किसी किस्म की कोई मुफाहमत नहीं करनी। नवाज शरीफ तुम वापस आओ और इलेक्शन लो। मैं चैलेंज करता हूँ, तुम्हारे हल्के में जाके तुम्हें हराऊंगा। जरदारी तुम्हारे पीछे मैं जिंदा हूँ, जारी कर लो। ये जो लंदन में बैठा हुआ भगोड़ा है, सबसे बड़ी बीमारी जरदारी। ये दोनों डाकू मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात उसको मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा करे। कोई फेस सेविंग नहीं देनी। वही जब आप 3 बजे दोपहर को शुरू करके शाम को 6 बजे लॉन्ग मार्च खत्म कर देंगे, वो तो महीना नहीं पहुंचेगा। उसको पार्ट टाइम लॉन्ग मार्च कहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तकरार के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला। लॉन्ग मार्च का आज 5वां रोज़ है और लॉन्ग मार्च की स्पीड अब पहले से भी कुछ स्लो होती हुई दिखाई दे रही है और लग यूं ही रहा है कि गो स्लो पॉलिसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इख्तियार कर ली है। पहले इस लॉन्ग मार्च ने 4 नवंबर जुमे के रोज़ इस्लामाबाद पहुंचना था, लेकिन अब ये इतला सामने आई है कि जो नया शेड्यूल जारी हुआ है उसके मुताबिक 9 या 10 नवंबर को ये शुरका लॉन्ग मार्च के इस्लामाबाद पहुंचेंगे। धुआंधार तकरीरें हो रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की। एक जानिब तो वो हुकूमत को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान अब इदारों के खिलाफ भी बात कर रहे हैं, उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और साथ ही साथ आज तो ये भी उन्होंने कह दिया है कि नवाज शरीफ और जरदारी जो हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फौज को आपस में लड़वा दिया जाए। बयानात खुद दे रहे हैं, लेकिन इल्ज़ाम नवाज शरीफ और जरदारी पर लगा रहे हैं। दूसरी जानिब मरीम नवाज भी आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के लिए आई और उन्होंने कहा कि ये लॉन्ग मार्च नहीं है बल्कि एक पार्ट टाइम मार्च है और इसमें सिर्फ 1500-2000 लोग ही बाहर निकले हैं। एक जानिब तो हुकूमत हमें दबाव का शिकार नजर आती है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी तादाद में लोग बाहर लेकर निकली है लॉन्ग मार्च के शुरुआत, लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि दीगर इत्तेहादी जमातें और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और मरीम नवाज भी इसी हुकूमत पर, इसी वज़ीर आज़म पर दबाव डाल रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब ने तो कल एक ट्वीट भी किया है कि इनके साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, ये 2000 बंदे लेकर आएँ या 20,000 बंदे लेकर आएँ, कोई मुज़ाकरात इनसे नहीं करने। और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि इनको किसी भी किस्म की फेस सेविंग नहीं देनी। राना सनाउल्ला भी आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए और कहा कि जो लोग भी फसाद पैदा करना चाहते हैं उनको इस्लामाबाद में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। आने वाले दिन कैसे रहेंगे बात कर लेते हैं। ज्वाइन कर लिया मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब ने। इसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी आज कर रही हैं आलिया हमजा साहिबा, उन्हें भी खुश आमदीद कहेंगे। और मारूफ तज्जियाकार रज़ा रूमी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले मैं रज़ा भाई आपसे ही आगाज़ कर लेता हूँ। सबको तो ये पता था कि इमरान खान साहब जो है वो फौज पर खुली तनकीद कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने तो आज ये कह दिया है कि नवाज शरीफ और जरदारी ये साजिश कर रहे हैं कि फौज और पीटीआई की आपस में लड़ाई हो जाए। अब इसमें मैं क्या कह सकता हूं। बात यह है कि इमरान खान साहब खुद जो हैं ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं न्यूट्रल्स और चौकीदार, और उनके ऊपर आपने कल तो उनका वो बयान सुना होगा कि अगर चौकीदार जो है वो आपके घर की रखवाली करके चोरों के साथ मिल जाए। पहले भी खैर ये वो बात कर चुके हैं और उससे पहले उन्होंने डीजी जो आईएसआई के अफसरान हैं उनका भी नाम लिया और मुख्तलिफ इस तरह की चीजें। तो वो एक तरफ से पैगाम उनको वो दे रहे हैं क्योंकि आपको आपके इल्म में है कि आज से चंद रोज पहले डीजी आईएसआई और डीजी आईएसपीआर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जहां पे उन्होंने खान की बहुत सारी जो बातें हैं उनके ऊपर अपना रद्द अमल भी शो किया इदारे की तरफ से। तो अब ये मामला जो है ये आमने सामने वाला हो गया है और आज यकीनन उन्होंने ये वाली जो बात कही है ये थोड़ा सा शायद वो जो अपना बयानिया है उसको वो बदल रहे हैं और थोड़ा सा वो डाइवर्ट कर रहे हैं क्योंकि जाहिर बात है वो समझते हैं कि ज्यादा तसादुम की कैफियत नहीं पैदा होनी चाहिए और वो अच्छा भी नहीं है मुल्क के लिए। किसी भी सियासी लीडर से अगर उनके हैं इस्टेब्लिशमेंट से मामलात खराब तो वो उनको ठीक करना चाहिए। इन हमलों से कुछ नहीं होता क्योंकि देखिए उससे होता ये है कि फिर जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं वो उससे बहुत फायदा उठाते हैं। आप ये देख सकते हैं कि हिंदुस्तान में उनके इन बयानात के ऊपर कितनी ज्यादा कवरेज की गई
और यकीनन वो उसके बारे में वो बहुत कुछ लिखा भी गया है, कहा भी गया है सोशल मीडिया के ऊपर। तो वो एक चीज ठीक नहीं है। खान साहब खुद भी कह चुके हैं कि वो फौज को के बारे में बड़ी एहतियात करते हैं, वो नहीं चाहते कि लोग उसका गलत फायदा उठाएं। तो इस ज़िमन में मैं ये समझता हूं कि वो शायद उन्होंने थोड़ा सा अपना वो एंगल या कम से कम अपनी जो नैरेटिव है वो बदला है और वो खाते में डाल दिया सरदारी और नवाज शरीफ के। तो ये इससे ज्यादा ये कोई और बात नहीं तो रज़ा साहब देखिए, बयानात जो हैं वो खान साहब दे रहे हैं और काफ़ी सख्त बयानात दे रहे हैं, और ये पहला दिन नहीं है कि वो ऐसे सख्त बयानात दे रहे हों इनके बयानात। लेकिन साजिश नवाज शरीफ और जरदारी की कैसे हो सकती है? आप समझते हैं कि अगर खान साहब आज ये बयान दे रहे हैं कि साजिश नवाज शरीफ और जरदारी कर रहे हैं फौज से लड़ाने की, और कल खान साहब ऐसा बयान फिर नहीं देंगे? देखिए, वो आप खान साहब की बहुत से बयानात और बहुत सी बातें जो होती हैं वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए, अपनी सपोर्ट बेस के लिए होती हैं। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप सुनने वाला कौन है या पढ़ने वाला कौन है वो बयान। अगर आप इमरान खान साहब के शदीद क्या कहते हैं लॉयल सपोर्टर हैं तो फिर तो आपको उनकी हर बात दुरुस्त मालूम होगी। फिर वो आप भी यकीन करेंगे कि जी बिल्कुल ये उन्हीं की साजिश है कि वो फौज और इमरान खान साहब को लड़वा रहे हैं। नहीं तो अकल तो ये नहीं कहती, अकल तो बड़ी जो एविडेंस है हमारे सामने वो तो बड़ा क्लियर है। मगर देखें, बात इससे ज्यादा बड़ी हो चुकी है, क्योंकि ये जो वॉर ऑफ वर्ड्स है ये अब मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा खान साहब ने रेड लाइंस क्रॉस कर ली हैं पिछले चंद दिनों में, और उनको ये चाहिए कि वो थोड़ा सा पीछे हटें। उसकी वजह ये है कि अगर तो वो ये चाहते हैं कि वो वाकई में जल्द इंतखाबात करवा के वापस वज़ीर आज़म बने और आके अपनी मर्जी का आर्मी चीफ भी लगाएं, तो फिर उनको ये जरूर याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान में इक़्तिदार जो है वो मुंतकिल नहीं होता एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर। ये हमारी तारीख है और ये हमारी हकीकत है। वो बदलेगी पता नहीं कब जाने, 8 साल में, 10 साल में, 15 साल में। लेकिन अभी तो यही सिचुएशन ऑन द ग्राउंड है। इसलिए मेरे ख्याल से जैसे कि आपने कहा कि बार बार यही लग रहा है कि खान साहब ने रेड लाइन जो है वो क्रॉस कर लिया है। एक रेड लाइन क्रॉस होती है, उसके बाद कल फिर पता लगता है एक और रेड लाइन क्रॉस हो गई है, तो रेड लाइन भी कहीं मूव तो नहीं कर रही? और आपके ख्याल में रेड लाइन क्रॉस करने से, ऐसे बयानात देने से खान साहब को आखिर मिल क्या रहा है फिर? देखिए, खान साहब को देखिए बात ये कि उनकी अप्रैल से ये कोशिश रही है कि वो दबाव डालें इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, क्योंकि जैसे आपने देख लिया, वो खुद भी इंटरव्यूज में ये बात कह चुके हैं, और डीजी आईएसआई और आईएसपीआर के जो तर्जुमान हैं उन्होंने भी इसकी तायीद कर दी कि जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था तो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने ये कहा कि हम न्यूट्रल हैं और हम आपकी साइड के ऊपर आपकी उस तरह से मदद नहीं करेंगे जैसे हम 2018 से करते आ रहे थे। तो जब वो हुआ तो इमरान खान साहब यकीनन गुस्से में भी हैं और नाराज भी हैं। वो ये समझते हैं कि वो ईमानदार हैं, बाकी सियासतदान चोर डाकू हैं, और इस्टेब्लिशमेंट को एक ईमानदार जो है लीडर इमरान खान साहब की तरह उसकी सपोर्ट जारी रखनी चाहिए थी। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो बयान आया है वो बड़ा वाज़ेह है कि उन्होंने कहा जी अब हमने ये टॉप लेवल पे फैसला किया है कि हम पार्टिजान नहीं हैं, हम सियासत में कोई रोल नहीं रखेंगे। तो इस वक्त ये तनाव हो रहा है। खान साहब ये कह रहे हैं कि भी आप मेरे हक में इंटरवीन करें और करवाएं इंतखाबात जल्दी, और इस मौजूदा हुकूमत को कहें कि जी इंतखाबात करवाएं, ताकि खान साहब, इस वक्त मकबूलियत की लहर उनकी चली हुई है और उनको यकीन है कि वो जीत जाएंगे इंतखाबात। तो इस वजह से ये वाला जो मामला है, ये तनाव बढ़ा हुआ है। ये प्रेशर डालने की एक कोशिश है, और मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान की तारीख में कम ही हमें ऐसा दिखाई दिया। ये बात दुरुस्त है कि नवाज शरीफ साहब ने भी इस तरह के बयानात दिए हैं, एक दो मौके पर जरदारी साहब ने भी इस तरह की बातें कही हैं, लेकिन खान साहब ने कंसिस्टेंट एक पैटर्न पिछले 6 महीने से बनाया है, और यही वजह है कि वो किसी हद तक कामयाब भी हुए कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को मजबूर किया कि वो खुद सामने आकर, देखिए DGISI कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करते, आपको कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, लेकिन इस बार हुई। लेकिन दूसरी जानिब ये भी देखना जरूरी है कि वो उन्होंने जो आकर बातें कही उससे ये भी है कि वो भी खान साहब के साथ नाराज हैं। तो अब ये मामला है, सूरत हाल संगीन भी है, संजीदा भी है। हाल काफी संगीन हमें नजर आ रही है, और जो आजकल की डेवलपमेंट्स हैं वो रोज बरोज काफी तेजी से तब्दील हो रही हैं। आलिया साहिबा,
लॉन्ग मार्च सबसे पहले बता दें कि लॉन्ग मार्च कैसे आपका चल रहा है और इसको आपने गो स्लो पॉलिसी पर क्यों डाल दिया है। आपने तो 4 तारीख को इस्लामाबाद पहुंचना था, अब तो लगता है 9-10 को भी शायद आप ना पहुंच पाए। और मरियम नवाज ने भी ये कह दिया है कि आप लोग खाना खा के निकलते हैं, 3 बजे लॉन्ग मार्च करते हैं, उसके बाद शाम की चाय घर आके आप लोग पीते हैं। तो पहले तो ये बता दें कि हुकूमत को आपके जो हज़ारों लाखों का जो मजमा है बकौल आपके, हुकूमत को ये 2000 से ऊपर क्यों नजर नहीं आ रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू इमरान। सबसे पहले तो मैं कहूंगी, अगर आपको याद हो, कुछ तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 4-5 साल पहले की बात है कि जीटी रोड पर इस्लामाबाद से कोई एक रैली निकली थी। मुझे क्यों निकाला कि दुहाइयां देता फिरता था और किसी ने उससे मुंह नहीं लगाया था। दूसरी तरफ एक मर्दे कलंदर लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ निकल रहा है और ये बताता जा रहा है कि उससे क्यों निकाला था, और अवाम है कि उसकी एक झलक देखने के लिए बेताब है। मतलब मैंने जो नजारा देखा है, मैं तो हैरान हूं। 4 साल के बच्चों पे ये ड्रोन मारेंगे, 80 साल की बूढ़ी औरत के लिए इन्होंने इस्लामाबाद में फील्डिंग सेट किया और 40,000 इन्होंने पुलिस ऑफिसर्स बुला लिए हैं, वहां पर सिंध की पुलिस बुला ली है, बाकी रेंजर्स तलब कर लिए, या आर्टिकल 245 लगकर ये फौज को दावत देने लगे हैं, या व्हील चेयर पे बैठे उस बूढ़े शख्स के लिए ये बुला रहे हैं जो सिर्फ खान साहब की एक झलक देखने को निकला है। फिर आपने जिनकी बात की थी, पहले तो मेरा सवाल नून लीग से ये होना चाहिए था कि आपस में ना ये जरा बैठ के सलाह मशवरा कर लें, क्योंकि ये इतनी ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और इतना ज्यादा इनके बयानिए के अंदर फर्क है कि हमें तो ये समझ में नहीं आ रही है कि ये कहना क्या चाहते हैं और हमें जवाब किस चीज का देना चाहिए। वैसे भी हम तो खैर इतने मसरूफ हैं कि शायद इनकी 25-30 दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का जवाब ना दे सकें। लेकिन आलिया साहिबा, गवर्नमेंट तो कह रही है आपसे किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, इस मरतबा आपको फेस सेविंग भी नहीं मिलेगी। सुन लेना, मैं यही तो आपको बता रही हूँ, इनसे क्या आपस में सलाह मशवरा करके जरा कर लिया करे प्रेस कॉन्फ्रेंस। राना सनाउल्लाह आकर कहते सिर्फ 15 मिनट पहले आकर कहते मशरूत मुज़ाकरात हो सकते हैं। उसके फौरन बाद वो बीबी आती है, लंदन से सीधी आती है, पता नहीं क्या धुआं निकल रहा था, लंदन तक पहुंच गया। जो हमारा जीटी रोड पर जो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पीएमएल होने लगी है, तो उसका सदमा इतना गहरा था कि वो और उनके वालिद मोहतरम ये कहते हैं हम कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। भाई ना हमने मशरूत मुज़ाकरात का कहा है, ना हमने मुज़ाकरात का कहा है, तो आपस में दोनों बयान कंपेयर कर लेते। फिर उसके बाद एक कह रहा है कि फैसल वाडा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है बड़ी इंटरेस्टिंग, इनके मैं आपको लूप होल्स बताती हूँ। वो एक कह रहे हैं कि जी फैसल वाडा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इमरान खान के कहने पर की है। दूसरी आकर कहती है कि जी फैसल वाडा से पूछताछ होनी चाहिए कि ये इसके पीछे कौन है और ये सारा कुछ कैसे हो रहा है। तो इनसे क्या पहले चले आप बता दें फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने करवाई और किसके कहने पे की उन्होंने? एक सेकंड, मैं वो मेरे लिए वो इररेलेवेंट शख्स है, मैं उसकी बात नहीं कर सकती, इसलिए कि अगर फैसल वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी कामयाब होती तो अगले दिन डीजीआई को खुद मंजर आम पर आकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करनी पड़ती। मेरे लिए तो इंपॉर्टेंट बात यह है 2000 हमारे साथ बंदे हैं, 40,000 आपने वहां पर रेंजर्स और पुलिस और सिंध पुलिस इकट्ठी कर लिए, 50,000 आपने ड्रोन्स मंगा लिए, 60,000 आपने शेल्स मंगा लिए, डंडे, पैलेट गन्स, रबर बुलेट्स, तो किसके लिए मंगा रहे हैं? बंदे तो हमारे साथ है ही नहीं, फिर कंटेनर्स क्यों इतने लगा रहे हैं? 2000 से 2500 तो हमने सुना इन्होंने सिर्फ इस्लामाबाद में कंटेनर्स लगा दिए। आप तो भी जैसे लॉन्ग मार्च से होकर ही आ रही हैं, अभी कुछ देर पहले ही आपने तो खुद देखा है, आप जरा हमें बता दें बिल्कुल हम लोग कितने लोग हैं जी साथ खान साहब के? मैं सिर्फ इतना बता रही हूं आपको कि जीटी रोड पर इस पार्टी को जिसका नाम पीएमएलएन है, इसकी सियासत दफन हो चुकी है। आई एम टेलिंग यू कि पंजाब की जो जमात थी, जो तख्ते पंजाब था, वो हिल चुका है। यानी ये जो बात कर रहे हैं, हमारी तो साथ साथ इलेक्शन कैंपेन हो रही है, हम तो इस तरह हर गली नुक्कड़ कस्बे गांव तक पहुंच रहे हैं। वो दुनिया जो एक जगह जलसा होता था, हम 3 दिन से गुजरांवाला से बाहर नहीं निकल पा रहे, और उसके बाद जीटी रोड पर जितने शहर हैं, हम एक एक शहर में जाएंगे। हमारी तो इलेक्शन कैंपेन हो रही है। फिक्र तो ये करे जो ना 24 किलोमीटर से बाहर निकल सकते। आधी इनकी लीडरशिप 24 किलोमीटर में मैसूर है, बाकी लीडरशिप इनकी लंदन में बैठी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है, तो हमें तो कोई डर नहीं। आपने भी सुन ली है, आलिया साहिबा ये कह रही हैं कि जीटी रोड की जो पार्टी थी ना, उनकी सियासत जो है वो वहीं पर दफन हो गई है और अब आप लोगों के पास पीछे रह कुछ नहीं गया। वो कह रहे हैं अवाम का इतना समुंदर है कि जो हमने 8-9 दिनों में पहुंचना था वो अब इससे भी ज़्यादा टाइम हमें लग जाएगा वहां पर। सर आपके पास क्या स्ट्रेटेजी है, कोई आपकी भी सियासत है या नहीं है?
देखो ना, आलिया हमदा ऊंची ऊंची आवाज़ से बात करेंगी, मेरी बड़ी मोहतरम है, मुझे तो समझ नहीं आती कोई लॉजिक की बात करे ना। इनका किस लिए लोग इनके पीछे आ रहे हैं कि इन्होंने 50 लाख घर बनाने थे, क्या बना के लोगों को दे दिए? 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, 3.5 साल हो गए। किस चीज़ पे? तोशा खाना 2 करोड़ की चीज़ जो है वो 20-30 करोड़ में। हाँ, हकीकी आज़ादी इनके लिए है। ये हकीकी आज़ादी यानी दुनिया का कोई और मुल्क जो सारा अमेरिका ने तलक़ात बनाए रखे हैं ना, वो हकीकी आज़ादी नहीं रख रहा। जो इस वक्त इंडिया के सबसे ज़्यादा तलक़ात हो गए ना, वो हकीकी आज़ादी नहीं है। पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं कि तमाम मुल्कों से तलक़ात ख़राब कर लो, इनकी हकीकी। असल में कोई देखिए ना, कोई लॉजिकल बात तो है नहीं, कोई काम तो हो नहीं रहा ना। इनकी बाइडेन साहब ने इनको फ़ोन नहीं किया 8-10 महीने, ये हकीकी आज़ादी थी। उसके बाद इनको समझ आ गई, पहले उनसे तमन्ना कर रहे थे, बार बार बंदे भेज रहे थे कि वो इनको फ़ोन कर लें, उन्होंने फ़ोन नहीं किया, आज हकीकी आज़ादी हो गई। वो तो अब गलत हो गए। और मोदी साहब के इलेक्शन से पहले दुआ हो रही थी कि मोदी साहब जीत जाएं, वो अब इनका फ़ोन नहीं सुनते थे, वो भी हकीकी आज़ादी है। मुझे समझाइए, क्या लोग क्या चाहेंगे कि ये तोशा खाना की चीज़ें आप बेच दो, और चाहे कोई भी बेचे, मैं बेचूं, कोई और बेचे, तोशा खाना का यही कि तोहफे लेते रहो। क्या हमारे ये हकीकी आज़ादी हम कर रहे हैं कि हमारे हुक्मरान जो हैं बाहर के मुल्कों से तोहफे ले लें, और तोहफों के लिए ये बनते हैं, यहाँ पे इलेक्ट होते हैं। लेकिन शेख साहब लोग तो है ना उनके साथ, अभी ज़िमनी इलेक्शंस हुए, उसमें भी आपको बुरी तरीके से शिकस्त हुई। अब लॉन्ग मार्च में भी लोग निकले हुए हैं। मेरे बेटे नहीं, कौन सी शिकायत? इमरान कोई सही सेंसेबल बात इनकी अपनी पूरी दुनिया में ऐसा रिकॉर्ड नहीं बना। मेरे भाई उन हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन हुए, 29 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती। मेरे भाई खान साहब की बात का मैंने क्या जवाब देना है? दुनिया को पता है, मैं भी 30 साल से पॉलिटिशियन कर रहा हूँ। खान साहब बार बार मेरे पास आते थे कि आप मेरे साथ शामिल हो जाओ। पूछे खान साहब से कि आते रहे हैं कि नहीं आते रहे। छोड़िए उस बातों को, रिकॉर्डों को। बात ये, मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि खान साहब 8 अपनी सीटों में से 2 तो हार गए, जो खुद उन्होंने जीती हुई थी, और खुद हर सीट के लिए खुद खड़े हो रहे हैं। खान साहब तो बहुत बड़े लीडर हैं, क्या और इनके पास कोई नहीं है? क्या पार्लियामेंट्री इलेक्शन ये होते हैं कि एक आदमी खड़ा रहे हर जगह और वो फिर रिजाइन भी कर दे? क्यों मजाक बना रहे हो मुल्क का? शेख साहब, खान साहब ने आज ये भी कह दिया, नवाज शरीफ आए, मैं उनके मद्दे मुकाबला आऊंगा, उनको उनके हल्के से हराऊंगा। ओ भाईजान, ये तो उनका राइट है। देखिए, इलेक्शन लड़ना उनका हक है, लड़े जीते हारे जो भी को आए। मैं देखिए, मेरी बात सुनिए, इलेक्शन वक्त पे होना है। अगर देखिए 7 साल बाद इलेक्शन शुरू कर दे, आज एक इलेक्शन आप कराते हैं, फर्ज कीजिए इलेक्शन किसी जल्दी हो गई किसी वजह से, तो जो पार्टी अगर हार गई वो फिर लॉन्ग मार्च करके कहे कि 6 महीने में इलेक्शन करा दो, तो आप कराते रहे। कोई तो अपने मुल्क को बचाने, कोई तो सेंसिबल बात। ओ भाई, मुल्क की इकानमी डूब रही है, हालात हमारे दिन रात ख़राब हैं। IMF ने फिर कह दिया है कि भाई आप अगर कंडीशनैलिटी, क्योंकि इन्होंने जो शर्तें उनसे तय की थी ना, वो शर्तों का कबूल करने से ही तो सारी महंगाई हुई है। जो इन्होंने खसारा किया है बजट में, उससे महंगाई हुई है। जो 100 हमने 15-20 पे छोड़ा था, 190 पे इन्होंने पहुंचाया, हमने भी 220 कर दिया उसको। ये नहीं कि कोई हमने बड़ा कमाल कर, मुल्क की इकानमी का सब मिल के फैसला कर सकते हैं। खान साहब तो तबाही कर रहे हैं मुल्क की। ये तो चाहते हैं कि मुल्क जो है वो, ये इन्होंने क्या हकीकी आज़ादी हासिल करवानी है? क्योंकि कोई किया होता ना, काम कर दिया होता, किसी को घर दे दिया होता, किसी से कोई नौकरी मिल गई होती, कोई महंगाई का बेहतरी हो गई होती 3.5 साल में। कुछ बता तो दे। आलिया को सिर्फ यही पूछ लेना कि कोई किसी बंदे के लिए कुछ किया क्या है आपने, सिर्फ ये सवाल। जो शीली तकरीरें, बातचीत, इनके बाद बड़े लफादी है। खान साहब को अगर देखने के लिए ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो क्या 25 करोड़ बंदों में से ये इलेक्शन जीत जाएंगे? क्या इतने लोग काफ़ी हैं? हर बार यही करते हैं फिर कि लोगों का तमाशा के लिए लुगलुगी बजाते हैं। मैंने किया, मैं आपको बताऊं, अगर आप देना चाहते हैं मेरे क्लिप कभी लगाएं। 14 अगस्त को मैंने पेट्रोल दिया है जो है ना यौम आज़ादी पे। सुबह 10 बजे से लोग आए हुए, दूसरे दिन 6 बजे तक हजारों की तादाद में, ये जो इनके जलसे हैं इससे ज्यादा, यानी 16-18 घंटे खड़े रहे, सिर्फ पेट्रोल। और देता रहा हूं मैं उनको, पेट्रोल देता रहा हूं। मैं एक बार क्लिप लगा के देख लें, मेरी क्लिप लगा। इस पे भी हम बात करेंगे, क्राइटेरिया बना लिया, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन मेरा मतलब ये कोई क्राइटेरिया है, मेरा कहना ये है, यही नजर आ रहा है कि खान साहब जो हैं वो अगले कुछ दिन रोड्स पे ही आपको नजर आएंगे। और इसमें ख़ास बात यही है कि जब भी मुज़ाकरात की बात हो रही है, दोनों फ़रीक़ैन
मुज़ाकरात से इनकारी हैं, ना सिर्फ इनकारी हैं बल्कि एक दूसरे को ये कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं बैठेंगे। क्या होने जा रहा है, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा रज़ा नबी साहब, चंद साल पहले की बात की जाए, जब खान साहब गवर्नमेंट में थे, वज़ीर आज़म थे, तब गवर्नमेंट बड़ी अच्छी चल रही थी। हम देख रहे थे कि फ़ौज और हुकूमत एक पेज पर थी, अदलिया बिल्कुल आज़ाद थी, इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार था, मईशत भी बड़ी ज़बरदस्त चल रही थी। लेकिन जब से खान साहब इस गवर्नमेंट से गए हैं या उनको उतारा गया है, उसके बाद तो कुछ भी नहीं रहा। क्यों? मुझे किस हवाले से कह रहे कि कुछ नहीं रहा, थोड़ी सी वजाहत कीजिए। वो सेम पेज भी नहीं रहा, अदलिया आज़ाद भी नहीं रही, इलेक्शन कमीशन भी जानिबदार हो गया, मईशत का भट्टा भी बैठ गया। देखिए, बात यह है कि ये अब वही पुराने किस्से आप दोहराना चाहते हैं। इमरान खान साहब के जो जब इख्तिदार में आए थे तो यकीन जाने कि उनके पास एक नादिर मौका था कि ना सिर्फ उनका वन पेज था, उनके साथ पाकिस्तान का पब्लिक ओपिनियन, मीडिया के बेशतर हल्के उनके पीछे खड़े हुए थे। और फिर क्या हुआ कि 3-3.5 साल में रफ्ता रफ्ता वो जो है उनकी ये सपोर्ट जो है वो दूर होती गई। मीडिया भी क्रिटिकल हो गया, ऑपोजिशन ने भी पीडीएम बनाकर ज्यादा वो तेज और तुंद उन पर हमले स्टार्ट कर दिए और अल्टीमेटली पिछले अक्टूबर, तकरीबन 1 साल पहले, पूरा उनकी आर्मी चीफ के साथ भी ठन गई DGISI की अपॉइंटमेंट के मसले के ऊपर। तो ये वो चीजें हैं जो कि आप और मेरे से ज्यादा अहम है कि इमरान खान साहब खुद उनके ऊपर गौर करें। उनकी पार्टी की जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी है या आलिया साहिबा जैसी लीडर्स हैं, ये उनको खुद देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ उनसे वो गलतियां हुई जो अब वो दोबारा अगर इक़्तिदार में आते हैं। और बहुत कभी चांस है कि जब भी इलेक्शन होगा इमरान खान साहब जीतेंगे, कम से कम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे तो पीटीआई उभरेगी इस वक्त जो उनकी ग्राउंड पे सपोर्ट है, तो वो गलतियां ना दोहराएं। और मैं आपको उसमें 2-3 बातें कह देता हूं, ये मेरा व्यू है। और एक तो ये कि उनका जो सियासी मुखालिफिन के बारे में जो रवैया था पहले और अब भी है, उनको उसको बदलने की जरूरत है। हर अपने ऑपोजिशन वाले को जेल में भर्ती करना बंद कर देना कोई ना तो अकाउंटेबिलिटी है और ना ही वो क्या उसे कहना चाहिए पार्लिमानी सियासत के मुताबिक है। जिस तरह से आप देखें कि कोई ऐसा ऑपोजिशन का लीडर नहीं था जो कि उनके जमाने में जेल ना गई। खुद शहबाज शरीफ साहब मेरे ख्याल से 2 बार 6-6 महीने रहे, शायद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, लंबी फहरिस्त है, अब मैं क्या गिनवाऊं। और ये वो इस चीज से वो गुरेज करें उससे, क्योंकि अल्टीमेटली ये होता है कि उनको भी ये सीखना पड़ेगा। अब चूंकि खान साहब सिविलियन बालादस्ती की रोड पे निकल आए हैं तो उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि उनकी बेस्ट सपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट से ही आ सकती है। पार्लियामेंट को मजबूत करना कोई भी सियासतदान, कोई भी सियासी पार्टी या सिविलियन हुकूमत के लिए लाजिम होता है। और पार्लियामेंट को अनफॉर्चुनेटली उन्होंने वो तवज्जो नहीं दी पीटीआई ने जब वो गवर्नमेंट में थे, और यही वजह हुई कि जब वो सारे के सारी पार्टियां गैंग अप कर गई उनके खिलाफ। नहीं तो वो लोग भी सोचते कि अच्छा जी अगर हम इनको अपनी टर्म पूरी करने दी जाए, क्या बड़ा कयामत आ जाएगी अगर वो 1 साल और। सब आपने कहा कि आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगले इलेक्शंस में भी आपको लगता है कि मेजोरिटी हासिल कर पाएगी, लेकिन सवाल ये है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहना वो अफोर्ड कर सकती है अगर उन्हें गवर्नमेंट में आना है। और खास तौर पे ये भी सवाल पूछना चाहूंगा, जो भी हुकूमत होती है जब वो अपोजिशन में आती है तो फिर उसे सिविल सुप्रीमेसी याद आती है या एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो जाती है, इसकी क्या वजह है? जी देखिए, इसकी वजह बुनियादी तौर पर यह है कि एक है पब्लिक पॉलिटिक्स, पब्लिक ओपिनियन, दूसरी चीज है गवर्नेंस। अब पब्लिक ओपिनियन में तो ये बहुत दिलकश नारे चलते हैं ना, वोट को इज्जत दो या चौकीदार को रोज थोड़ा खेदा करो, लोग पसंद करते हैं, लोग तालियां बजाते हैं, कहते हैं देखो जी खान खलो गया, डट के खड़ा है कप्तान, डरता नहीं है किसी से, लगा दो मार्शल लॉ। ऐसी सियासी बयानात से आपको पता है अवाम जो खान साहब के सपोर्टर्स हैं उनका खून लहू बड़ा गर्म होता है, जोश मारता है।
तो बात यह है कि ये, लेकिन इससे आप पॉपुलैरिटी हासिल कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो तल्ख हकीकतें हैं वो ये हैं कि एक तो ये है कि आपको जब अब पावर में आए तो आपको आर्मी के साथ काम करना ही है, आप उसको नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। फिर उनकी एक हिस्ट्री है, वो पाकिस्तान का सबसे मुनज़्ज़म और ताकतवर इदारा है, आप उनके बगैर हुकूमत चला ही नहीं सकते। ये खान साहब को भी इसका इल्म हो गया है अपने एक्सपीरियंस से, तो इसलिए उनको बदलना पड़ता है। जहां तक ये आपने बात कही है, हमने ये देखा है माजी में, ये ऊपर अप एंड डाउन जो है ये होता रहता है। खान साहब भी जब अगर इनका कोई समझौता वगैरह हो जाता है, मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, तो आप देखेंगे खान साहब भी अपनी टोन बदल लेंगे, क्योंकि आप शहबाज शरीफ साहब की पार्टी को देख लीजिए, उन्होंने कितने ताबड़तोड़ हमले किए पीडीएम के जलसों में, नाम ले लेकर, और वो सारी, और अब वो बिल्कुल जनाब वन पेज पर आ गए हुए हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अब उन्होंने अपना बयानिया जो है वो छोड़ दिया, लेकिन खान साहब ने उनका बयानिया भी जो है ना वो टेक ओवर कर लिया है। तो आलिया साहिबा, आपके जितने मुखालिफिन थे वो तो सियासी जमातें होनी चाहिए थी, लेकिन सियासी जमातों के साथ साथ आपको एहसास है कि कुछ गलती आपसे भी हो गई? आपने इस्टेब्लिशमेंट पर, फौज पर नाम ले लेके तनकीद की जा रही है कंटेनर के ऊपर। इमरान, मैं 2-3 बातें क्लियर करना चाहूँ। मैंने बड़ा अभी रजा रूमी साहब को सुना और मैं जो अपनी पार्टी का मौक़िफ़ जरा क्लियर कर दूँ। खान साहब का मौक़िफ़ क्या है? खान साहब ने अभी तक फौज के बारे में अगर डायरेक्टली मौक़िफ़ दिए हैं तो वो 2 दिए हैं। वो पहला मौक़िफ़ ये था कि मेरी फौज मेरी जान से भी ज्यादा जरूरी है। दूसरा मौक़िफ़ ये था कि फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है। जो वो कहना चाहते हैं ना, वो मैं ये आपको बता दूं। देखें, इस हकीकत से तो ये तो अब ओपन एक बहस हो रही है ना कि वो इदारा इतना ताकतवर है और वो इदारा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में मुब्तला होता है। ये मतलब इट्स अ रियलिटी, इट्स एन ओपन सीक्रेट कह लें। लेकिन अब तो उन्होंने कह दिया ना कि हमें पॉलिटिकल है, हम किसी भी किस्म के इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, तो फिर आप उन्हें क्यों लाना चाहते हैं उस दायरे के अंदर? चाहती हूँ जी, वो बिल्कुल ए पॉलिटिकल है। मैं उनकी ए पॉलिटिकल होने को ये डिस्क्राइब कर दूं। जरा बड़ी इंपॉर्टेंट सी मैं बात करना चाहती हूँ। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आप जितने ताकतवर हैं, अपनी इस ताकत को इस मुल्क अवाम के मफाद में इस्तेमाल करें, ना कि चोरों की रखवाली और सहूलतकारी में। दूसरी चीज ये है, आप एक इदारा हैं। आप 13 सियासी जमातों के जत्थे के हक में और एक सियासी जमात के लीडर के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे कर सकते हैं? हमारे मुल्क में तो बदतरीन जंगें हुई, हमारे 80,000 लोग लुकमा अजल बने। क्या आपने आज तक DGI को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखा? इन चोरों के बयानिए को इससे तकवीयत मिली जब उन्होंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी को उन्होंने ड्रामा करार दिया। हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं हम अपनी सियासी लड़ाई लड़ सकते हैं। हम कहीं पर ये नहीं कह रहे कि हमें इंतखाबात में हेल्प करें। देखिए, सवाल तो वही है ना, अपनी सियासी लड़ाई लड़े ना, तो आप सियासतदानों के साथ लड़े। आप किसी और पे टारगेट क्यों कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल नहीं। देखिए, दिस इज द डिफरेंस। आप दो पार्टियों का या दो, क्योंकि आप तो इट्स PDM वर्सेस PTI। आप यू नीड टू अंडरस्टैंड, हम कहीं उनके पास NRO 2 लेने नहीं जा रहे, हम कहीं अपने करप्शन के केसेस माफ नहीं कराने जा रहे, ना हम ये कह रहे हैं कि आप इंतखाबात में मुदाखलत करें। हम कह रहे हैं इलेक्शन कराएं, अवाम की बात सुने। अब आज जो मैंने इतनी देर कैसर शेख साहब की, शायद मेरी आवाज उनको ऊंची लगी हो, मोहतरम मैं मेरे इज्जत करती हूँ, मैं इनकी बहुत, रजा रूमी साहब की भी करती हूँ। मैं थोड़ी सी बातें इनको बता दूं। इन्होंने कहा हमने क्या किया और इन्होंने क्या किया। अक्टूबर की परफॉर्मेंस, लोएस्ट एक्सपोर्ट 2.8 के ऊपर पर मंथ जो छोड़ के गए थे ना, 2.2 के ऊपर आ गई है। लोएस्ट रिमिटेंसेस $2.1 बिलियन के ऊपर आ गए। लोएस्ट टैक्स कलेक्शन हो गया, मंथली टारगेट इनका 22 अरब से कम हो चुका है। हाईएस्ट इन्फ्लेशन 26.6% की इस वक्त इन्फ्लेशन है। होम रिमिटेंसेस 20% अक्टूबर में कम हो गए हैं। बड़े बैंकों का जो फ्लो है वो 15% कम हो गए। एक्सचेंज कंपनीज का जो इनफ्लो है वो 40 से 50% कम हो गया। और टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट $1.4 बिलियन की हो गई है, जो लास्ट अक्टूबर में $1.7 बिलियन की थी। ये मैंने इनके लिए बताया क्योंकि ये इकोनॉमी को समझते हैं, ये फिगर्स हैं, इनकी अपनी हुकूमत के चैलेंज कर लें। हमने क्या किया, इकोनॉमिक सर्वे अपनी हुकूमत का पढ़ लें कि PTI की क्या परफॉर्मेंस थी। सेहत कार्ड उसके साथ हमने दिया। ये सारे सवालात हम शेख साहब के सामने रखेंगे और उनसे इन सारे सवालात के जवाब मिलेंगे। ब्रेक लेने दें, उसके बाद दोबारा हम आते हैं।